Hello students, I Mohammad Bilal Bhatti welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमने लास्ट लेक्चर में 3 असाइनमेंट्स का वर्कड सोल्यूशन कर लिया था। आज हम चलेंगे टुवर्ड्स फोर्थ असाइनमेंट जो कि हमारा टॉपिक था एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर ही मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी और मैंने आपको हिंट भी बता दिया था कि ये आपकी टेक्स्ट बुक में सारी इन्फॉर्मेशन पर मौजूद है। तो हमारी जो फोर्थ असाइनमेंट है इसमें क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कैन यू ड्रॉ इट्स। 3 ग्राफ्स पूछे गए थे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और तीसरा था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आइए स्टूडेंट्स इन ग्राफ्स को ड्रॉ करने की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था इक्वेशंस ऑफ मोशन का, उसको बड़ी तवज्जो से समझा हो तो उसके अंदर मैंने आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में बताया था। और अगर उन साइन कन्वेंशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वो साइन कन्वेंशंस का कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में, मैकेनिक्स में तमाम ग्राफ्स को जस्टिफाई और वेरीफाई कर देता है। ग्राफ्स में जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहे होते हैं वो एग्जैक्टली उन साइन कन्वेंशंस के मुताबिक आते हैं। आप उन साइन कन्वेंशंस को समझें और फिर जरा उनको ग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। जहां जहां मौका आएगा मैं भी बताता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो स्टूडेंट्स आप जरा सोचिए, जब हम बॉल को सीधा ऊपर फेंकते हैं वो सीधा ऊपर जाता है और सीधा नीचे आता है। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं तो मैंने आपको बताया था किसी भी ग्राफ की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो उस ग्राफ की शेप से मिलती है, और जो ग्राफ की शेप देखते हैं हम वो दरअसल इन टर्म्स ऑफ स्लोप देखते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की तो स्लोप वेलोसिटी होगी, और आप जानते हैं कि अगर बॉल को ऊपर फेंक के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन तो वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही होती है, और जब बॉल नीचे आ रहा होता है तो वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही होती है। मतलब अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूँ 50 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से, तो अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 मान लें तो अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंकूंगा, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 40, फिर 1 सेकंड बाद 30, 20, 10, 0, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर फिर बॉल नीचे आएगा और फिर नीचे आते हुए वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़नी शुरू होती है, यानी 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 50। तो ये तरीका कार होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं जिसमें मैं वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट रखूं, मैं एस कह लेता हूं, और एक्स एक्सिस में मैं टाइम रखूं, तो जो ग्राफ की शेप आनी चाहिए वो ग्राफ की शेप इस तरह की आती है। एक कॉमन जो मिसकॉन्सेप्शन है वो दूर कर ले। अक्सर स्टूडेंट्स ये कह देते हैं कि सर ये तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन दिखा दी है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ये तो ग्राफ है, और जो ग्राफ होता है वो 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है। ये मैं मोशन नहीं दिखा रहा, मैं टाइम की तब्दीली से जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है उसका ग्राफ दिखा रहा हूं। और ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आता है, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो रहा है और कम होता 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 0 हो जाता है। और आप देख लें ये ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थ्रू आउट पॉजिटिव है। और मैंने आपको ये बात पढ़ाई हुई है साइन कन्वेंशंस में कि अगर आप बॉल को ऐसे ऊपर को फेंकते हैं तो जब तक बॉल आपकी आंखों के सामने रहता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होता है। बहरहाल यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, और आप चेक कर लें ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये डिक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी तो ऐसा ही होता है, अभी मैंने आपको बताया था बॉल ऊपर फेंके तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है ग्रेजुअली, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी 0 हो जाती है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर ये ग्राफ बिल्कुल फ्लैट हो गया। फ्लैट होने का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, और आपने पढ़ा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है उसकी स्लोप 0 होती है। मतलब पता चल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, और ऊपर जाते हुए इस पोर्शन पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, और इसके फौरन बाद नीचे आते हुए डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और नीचे आते हुए अगर आप देखें
तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है। और समझदार बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ये जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला पोर्शन है तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो इसका मतलब नीचे आते हुए वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो जवाब है यस, क्योंकि आपको मैंने साइन कन्वेंशंस में पढ़ाया था, अगर बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो अगर ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ली तो जैसी बॉल नीचे आना शुरू होगा तो डाउनवर्ड वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। तो वो जो सारी साइन कन्वेंशंस थी वो यहाँ पर अप्लाई भी हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि सर अगर बॉल को सीधा ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो ये इसकी रीजन अब हमने ढूंढनी है कि ग्राफ ऐसा क्यों नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बड़ी आसान सी बात है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसी बॉल को ऊपर फेंका तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, और जब नीचे आना शुरू होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होकर कांस्टेंट होगी। और आपको पता है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज नहीं होता कि बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका तो थ्रू आउट 50 से ऊपर जा रहा है और फिर एकदम वेलोसिटी जीरो हुई और फिर थ्रू आउट नीचे 50 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा होता है, ऐसा नहीं है। तो ये ग्राफ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इस ग्राफ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो होता यह है कि जब भी किसी बॉल को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही होती है और नीचे आते हुए वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही होती है। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसी सिचुएशन का देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद। अब हम देखते हैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी, तो स्टूडेंट्स इसी सिचुएशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अब वो कैसा होगा, तो आइए वो देखते हैं। तो आप को मैंने अगेन साइन कन्वेंशंस में ये बात बताई थी कि बॉल को सीधा ऊपर फेंके, अगर ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ली तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना चाहिए, ऊपर जाते नीचे आते माइनस जी होगा। आइए क्या ग्राफ इसको जस्टिफाई करता है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो इसी सिचुएशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है उसकी शेप कुछ इस तरह की आती है। और ये शेप क्या बता रही है, आइए तो पहले इस शेप की बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। ये शेप साफ बता रही है कि अगर मैंने किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी चेक कर लें 50 थी, और जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू हुआ तो वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम होते 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 जब ये पॉइंट आया तो वेलोसिटी जीरो हो गई और इसके बाद वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हुई, लेकिन आप देख लें ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, यानी नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। और आपको पता है ऐसा ही होता है, ऊपर फेंका था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी और ग्रेजुअली कम होती जा रही थी। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी जीरो हो गई, और यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट वो है जहां पर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होती है और बढ़ना शुरू होती है। और आपको साफ नजर आ रहा है ग्राफ में, ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का मतलब कि ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गई है जो कि ग्रेजुअली बढ़ती चली जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होने का मतलब इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव कांस्टेंट है, और नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब कि इसका दरअसल थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट आपने पढ़ा हुआ है कि इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो थ्रू आउट -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दरअसल मैं साइन कन्वेंशंस को साथ जस्टिफाई कर रहा हूं। आप अगर साइन कन्वेंशंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो कम से कम आप ग्राफ की शेप जरूर याद रखिए, क्योंकि वो साइन कन्वेंशंस वही सीख सकेगा जिसने इक्वाइज ऑफ मोशन वाला लेक्चर 1-2 मरतबा अच्छे से कंसंट्रेशन से फोकस करके समझा होगा। बहरहाल यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस सिचुएशन का कि एक बॉल को सीधा ऊपर फेंक के अंडर ग्रेविटी वो ऊपर जाए और नीचे आ जाए, वो शेप ये बनती है। और यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें मिलती है वो ये है कि इस ग्राफ में ये जो शेडिड एरिया है ये असल में डिस्प्लेसमेंट कवर है, तो मैं इसको +S कहूँगा। और ये जो शेडिड एरिया है, ये जो +S है, ये बॉल जब सीधा ऊपर गया ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, और जब नीचे आ रहा है इसको अगर मैं
माइनस एस कह लूँ, तो क्योंकि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया बिलो ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो अगर पूछूं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो जवाब आएगा s माइनस एस 0, और अगर पूछूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा तो माइनस साइन की जरूरत नहीं, तो यकीनन वो इक्वल होगा 2s। तो जो हमने सीखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया बिलो ग्राफ या एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो इंफॉर्मेशन भी हमें यहां पर मिल गई। अब इसी सिचुएशन का अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना हो तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाऊं साइन कन्वेंशंस को ज़हन में रखते हुए, तो उसमें हम एक्स एक्सिस में टाइम रखते हैं, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन रखते हैं। तो वाई एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन रखा जाए, एक्स एक्सिस में टाइम, तो साइन कन्वेंशंस के हवाले से आपको पता है कि अगर बॉल को ऊपर फेंका था विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो कि पॉजिटिव थी, तो बॉल ऊपर जाते नीचे आते थ्रू आउट ज़मीन नीचे को खींच रही थी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे, और वो नीचे यानी नेगेटिव और कांस्टेंट, तो ग्राफ की शेप आएगी ये जो कि बता रहा है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास असाइनमेंट नंबर 4 थी उसमें 3 ग्राफ्स ड्रॉ करने का कहा गया था। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नंबर 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नंबर 3 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक सिंगल सिचुएशन के तीनों ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने थे कि बॉल को सीधा ऊपर फेंका, वो सीधा ऊपर गया और सीधा नीचे आया है। हमने तीनों ग्राफ्स ड्रॉ करके अपनी असाइनमेंट को प्रॉपर उसकी वर्किंग को सॉल्व कर लिया है, प्रॉपर उसकी वर्किंग कर ली है। आइए असाइनमेंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 5 दरअसल एक न्यूमेरिकल है जो देखने में तो जिसकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल मुश्किल नहीं, ज़रा सा स्केच बनाने की देर है, आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। कहा जा रहा है कि गुड्स ट्रेन है और वो बड़ी स्टेडी स्पीड से एक स्टेडी स्पीड से मूव कर रही है जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। आप समझ लें 2 रेल के ट्रैक हैं, एक गाड़ी एक ट्रेन है गुड्स ट्रेन, वो स्टेडी स्पीड से मूव करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है, और वो कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यानी वो हर सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती जा रही है। फिर एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो रेस्ट से शुरू होती है उसी स्टेशन से जब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो ये जा रही है कांस्टेंट स्पीड से और ये शुरू होती है अपनी मोशन शुरू करती है, और जब ये अपनी मोशन शुरू करती है एक्सप्रेस ट्रेन तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जैसे ही मोशन शुरू करती है तो ये एक्सेलरेट करती जाती है और इसका एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने आपको मतलब इसका मतलब समझाया हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है तो इसका मतलब ये ट्रेन हर सेकंड में 0.5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो यकीनन आप सोचें एक वक्त आएगा कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये स्टेडी स्पीड से चलने वाली गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर जाएगी, और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर दोनों पैरेलल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन हो तो बताइए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा कि वो गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर ले। तो ऑप्शंस हैं 6 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 40 सेकंड। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लें कि जो ट्रेन गुड्स ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँची और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी मूव करती हुई जब यहाँ से मूव करती करती उसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती यहाँ पर आएगी, तो इसका मतलब हम कह सकेंगे कि उसने उसको इसके फौरन बाद ओवरटेक कर लेना है। मतलब अगर ये गुड ट्रेन चल रही है गुड्स ट्रेन, और जो नीचे वाली मैंने आपको नीचे वाला ट्रैक दिखाया अगर वो एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रैक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन ने अगर गुड्स ट्रेन को ओवरटेक करना है तो यकीनन एक्सप्रेस ट्रेन को उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना गुड्स ट्रेन कर चुकी होगी, यानी यकीनन इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब इसका जो डिस्टेंस है आपको पता है उसका डिस्प्लेसमेंट कह लें, स्पीड गिवन है तो मैं डिस्टेंस कह लूँ डिस्प्लेसमेंट कह लूँ, स्ट्रेट लाइन में बॉडीज मूव कर रही हैं, आपको पता है ऑल वेक्टर्स कैन बी मैनिपुलेटेड एज स्केलर, तो मैं डिस्टेंस कह लूँ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कह लूँ, कोई इशू नहीं।
तो एस आपको पता है इक्वल होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहां पर जो गुड्स ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी है वो स्टेडी मोशन है, तो मैं जस्ट v ही लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, v इंटू टी, तो ये इक्वल आ गया डिस्टेंस के। अब ये s बराबर आ रहा है v इंटू टी, और v तो गिवन है, v कितना गिवन है गुड्स ट्रेन का, वो है 10, तो जवाब आ गया 10 इंटू टी। जबकि अगर एक्सप्रेस ट्रेन का उतना ही डिस्टेंस कवर करवाना है तो मैं इधर भी एस लिख देता हूं, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और फिर वो एक्सेलरेट भी कर रही थी, तो मैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा यकीनन वो होनी चाहिए वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी आई इक्वल है 0, तो इसका मतलब एस इक्वल हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, मतलब डिस्टेंस इक्वल होंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन उसको ओवरटेक कर सकेगी, तो एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस इक्वल आ गया हाफ ए टी स्क्वेयर्ड। तो अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस यकीनन इक्वल होंगे तभी एक्सप्रेस ट्रेन, ये जो डिस्टेंस है ये एक्सप्रेस ट्रेन का है, और जो ऊपर डिस्टेंस लिखा गया वो ये वाला डिस्टेंस ये गुड्स ट्रेन का है, तो यकीनन ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल होने की देर है, ओवरटेकिंग हो जाएगी, और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, या इन अदर वर्ड्स आप ये हाफ ए टी स्क्वेयर कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो s है उसकी जगह मैं 10t लिख सकता हूं, 10 इंटू टी। अब स्टूडेंट्स आप देखें ये जो t है लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर ये कैंसिल होता है, और बाकी हमारे पास बात जाता है 10 इक्वल आता है हाफ, और a गिवन है, a कितना गिवन है 0.5 इंटू टी स्क्वेयर, और यहां से अगर टी स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाया जाए, यहां पर अगर टी स्क्वेयर को सब्जेक्ट बनाया जाए तो हमारे पास जो अगला रिलेशन बनता है फाइनल रिलेशन वो क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास अगला रिलेशन बनता है उसमें ये टी स्क्वेयर कैंसिल हो चुका है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बात जाता है 10 इक्वल आ जाता है 1/2 0.5 टाइम्स टी, और यहाँ पर जो t को सब्जेक्ट बनाएं तो इक्वल होगा 10 टाइम्स 2 अपॉन 0.5, और अगर मैं टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सीधा करके अगर लिखा जाए टाइम को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लें तो ये बच जाता है 20 अपॉन 0.5, और 0.5 में अगर इस पॉइंट को ख़त्म करें तो ऊपर 10 आ जाता है, तो ये हमारे पास बनेगा 20 इंटू 10 अपॉन 5। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 5 4s आर 20 एंड 4 10s आर 40, तो हमारे पास जो टाइम का फाइनल रिलेशन आता है वो आता है 40 सेकेंड। तो ये हमारे पास ऑप्शन आती है ऑप्शन डेल्टा, ये हमारे पास ऑप्शन बनती है क्वेश्चन में ऑप्शन डेल्टा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो चारों ऑप्शंस थी 6 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है 40 सेकंड। यानी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप जो प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता था कि अगर एक गुड्स ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी और एक एक्सप्रेस ट्रेन ने एक्सेलरेट करते हुए अपनी मोशन शुरू की तो 40 सेकंड लगेंगे 10 मीटर पर सेकंड वाली ट्रेन को ओवरटेक करने में। तो स्टूडेंट्स ये हमारी असाइनमेंट नंबर 5 थी जो हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स असाइनमेंट नंबर 6। असाइनमेंट नंबर 6 एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि कैन यू ड्राइव योर कार लाइक दिस, कि एक आप समझ लें कि आपके कार के फ्रंट के ऊपर एक मैग्नेट लगा हुआ है, उसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल गाड़ी के अंदर हो, तो आप हाथ से आगे मैग्नेट पकड़ के क्या गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? अगर आप इसको फिजिक्स के हिसाब से सोचें तो जवाब है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यही भी एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, क्या क्या ऐसे गाड़ी को ड्राइव किया जा सकता है? एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि क्या गाड़ी को ऐसे ड्राइव किया जा सकता है? इन सब के जवाब नो हैं। बहुत सारी उसकी रीज़न्स हैं, लेकिन आपके लेवल के लिए पहली रीज़न तो मैं ये बताता हूँ कि याद रख लें जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये कोई वर्क नहीं करती। आप ये सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोवाइड एनी वर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फोर्स से कोई वर्क नहीं होता। और दूसरी रीज़न यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ है
कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और अगर एक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो मास और एक्सेलरेशन में इनवर्स रिलेशन आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू ma। तो फिर उस बॉडी ने एक्सेलरेट या मूव करना होता है जिसका मास कम होता है। तो यहाँ पर ये होगा कि अगर गाड़ी का मास बहुत ज़्यादा है तो अगर आप आगे मैग्नेट रखेंगे तो जो गाड़ी मूव मैग्नेट कर जाएगा क्योंकि उसका मास कम है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर ये मैंने पेन हाथ में पकड़ा हुआ है तो ज़मीन जिस फोर्स से इस पेन को अपनी तरफ खींच रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये पेन भी ज़मीन को उतनी फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो फिर सवाल है कि सर फिर जमीन पेन की तरफ क्यों नहीं आती? इसलिए क्योंकि अगर फोर्स इक्वल हो, फोर्स कांस्टेंट हो, तो एम और ए में इनवर्स रिलेशन होता है। तो फिर वो वाली बॉडी एक्सेलरेट करती है या मूव करती है जिसका मास कम होता है। यही वजह है कि पेन मूव करता है टुवर्ड्स अर्थ। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, गाड़ी बहुत मैसिव है तो जो मूव करेगा वो मैग्नेट होगा। और तीसरी एक और वजह भी आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से तो ये सेल्फ परपिचुएटिंग सिस्टम बन जाएगा, विच इज against law of conservation of energy और which is violation of law of conservation of energy। और भी स्टूडेंट्स इसकी एक हम वजह बना सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, जो हाथ में जैसे यहाँ पर पर्सन ने हाथ में पकड़ी हुई है जो रॉड, वो असल में फोर्स उस हाथ तक पहुँचती है। और फिर हम पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट भी चेक करें तब भी ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, कभी भी गाड़ी को मूव नहीं करवा सकती। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास असाइनमेंट नंबर 6। आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट नंबर 7 की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।